एक बच्चा गलती से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है और उसे वहाँ नर्क से भी भयानक शैतान मिलते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सन 1984 का सीन दिखाया जाता है, जहां मार्क अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। पर इस जन्मदिन में उसे अपने फादर के बदले बर्ताव का सामना करना पड़ता है और उसके फादर अपने दोनों बेटों को एक कार में लेकर घर से निकल जाते हैं, क्योंकि उसके फादर को यकीन हो चला था कि किसी दूसरी दुनिया के कुछ शैतान उसका पीछा कर रहे हैं। मार्क की मदर को लगता है कि उसके हस्बैंड पागल हो गए हैं और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसे रोक नहीं पाती और रास्ते में ही कार ड्राइव करते समय फादर का सर एक जलते हुए आग के गोले में बदल जाता है और इस भयानक सपने के साथ मार्क जागता है। और इस हादसे को पूरे 10 साल बीत चुके थे, पर अभी भी मार्क उन बुरे सपनों से उबर नहीं पाया और मार्क को अभी भी उन बुरे सपनों के बारे में बहुत कुछ जानना था। पर फिलहाल के लिए वो अपने स्कूल पहुंचता है, जहां टीचर्स उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। और थोड़ी ही देर बाद मार्क के क्लास में एक नई स्टूडेंट आती है जिसका नाम बेकी था। और अब स्कूल खत्म होते ही मार्क अपने बड़े भाई थॉमस से मिलता है, जिसने अपने खुद का एक म्यूजिकल स्टोर खोल रखा था। और थॉमस मार्क के उसके 16वें जन्मदिन पर एक बुक गिफ्ट करता है, पर मार्क को वो गिफ्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि ये बुक कहीं न कहीं उन बुरे सपनों से जुड़ी हुई थी। और तभी हमें पता चलता है कि थॉमस भी अपने फादर की तरह दूसरी दुनियाओं पर यकीन करता था। और अब थॉमस के कहने पर मार्क उस बुक को घर लेकर आ जाता है। और जब मार्क उस बुक को खोलता है तो उसे पता चलता है कि उस बुक में एक ब्लैक टावर का जिक्र किया गया है और उसके सारे पूर्वज भी उस ब्लैक टावर के प्रभाव से बच नहीं पाए। मार्क आगे उस बुक में बहुत सारे डरावने क्रिएचर्स की फोटो भी देखता है, जो कि किसी दूसरी दुनिया के लग रहे थे। और इन सब तस्वीरों को देखकर मार्क शॉक रह जाता है और अगले कुछ ही पलों में वो खुद को उसी ब्लैक टावर की दुनिया में टेलीपोर्ट कर लेता है। और तभी एक मॉन्स्टर हथियार के साथ उसे मारने के लिए दौड़ता है, पर तभी मार्क अचानक से वापस टेलीपोर्ट होकर अपने घर पहुंच जाता है। और मार्क अभी भी सोच में था कि उसने जो देखा वो सच था या फिर सपना। और इसीलिए मार्क एक थेरेपिस्ट डॉक्टर पीटर के पास जाता है और डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान मार्क 10 साल पहले घटी घटनाओं को याद करता है और उसे चारों तरफ बस आग ही आग नजर आती है। डॉक्टर पीटर उससे सवाल करता है, पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता और मार्क खुद को पागल होने से बचाने के लिए उस मिस्टीरियस बुक को पढ़ना बंद कर देता है और बैग के साथ बाहर रिलैक्स करने के लिए चला जाता है। और अब वे दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। और अब मार्क अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर वापस आता है, जहां उसकी मदर पिएट्रा उसका इंतजार कर रही थी। पर तभी उसका बड़ा भाई थॉमस मदर पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि पिएट्रा ने ही मार्क को डॉक्टर पीटर के पास इलाज के लिए भेजा था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका हाल भी उसके फादर जैसा हो जाए। पर थॉमस के मन में कुछ और ही चल रहा था और वो ठान लेता है कि ब्लैक टावर की सच्चाई वो सबके सामने ला के ही रहेगा। और इसके लिए वो उस हादसे वाली जगह पर जाता है और थॉमस को वहाँ एक मिस्टीरियस लॉकेट मिलती है, जो कि उसके फादर की थी। और ये लॉकेट एक तरह का हथियार था जो कि उस मॉन्स्टर के खिलाफ काम आता, जो कि ब्लैक टावर में कैद है। और तभी हम देखते हैं कि उस खंडर बन चुके चर्च की एक स्टैचू अचानक से जिंदा हो जाती है और उन दोनों भाइयों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी वहाँ एक और स्टैचू जिंदा हो जाती है और वे दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। और इसी बीच दोनों भाई उस चर्च में ही छुप जाते हैं। अगली सुबह मार्क जागता है और वो अपने भाई थॉमस को वहाँ नहीं पाता और वो फौरन ही म्यूजिक स्टोर पहुँचता है। और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कि उससे कह रही थी कि थॉमस ब्लैक टावर में कैद है। पर मार्क अब उस श्रापित बुक पर विश्वास नहीं करता और किसी और भरोसेमंद जवाब को ढूंढने लगता है। और वो हेल्प के लिए डॉक्टर पीटर के पास पहुंचता है और डॉक्टर उसे कहता है कि उसे अपने मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए। और तभी मार्क देखता है कि डॉक्टर पीटर बेकी के फादर भी हैं और डॉक्टर पीटर अपनी बेटी बेकी को मार्क से दूर रहने को कहती है। और अब मार्क उसी श्रापित बुक को पढ़ने लगता है ताकि उसे कोई क्लू मिल जाए जिससे वो अपने भाई की मदद कर सके। और तभी अचानक से वो उसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। इधर बेकी मार्क के बारे में और जानने की कोशिश कर रही थी और थोड़ा छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि 10 साल पहले मार्क के फादर ने उसी खंडर बन चुके चर्च में आग लगा दी थी और वो खुद भी अपने बच्चों के सामने झुलसकर मारे गए थे। और ये जानते ही बेकी सोच में पड़ जाती है। उधर दूसरी तरफ उस डार्क वर्ल्ड में मार्क को थॉमस मिल जाता है और थॉमस मार्क को कहता है कि उन्हें ब्लैक टावर के ऊपर चढ़ना होगा और उस मॉन्स्टर को हराकर वो इस दुनिया का राजा बन जाएगा। पर मार्क अपनी दुनिया में ही रहना चाहता था और इसी बहस के बीच वे लोग वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें वहाँ 2 मॉन्स्टर दिखते हैं जो कि थॉमस को पकड़ लेते हैं। पर मार्क किसी तरह बचने में कामयाब हो जाता है
और वो खुद को बचाने के लिए रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। उधर ब्लैक टावर के अंदर वो मॉन्स्टर उस बड़े मॉन्स्टर के जगने के इंतजार में थे, जिसे वे लोग ग्रिफिन बुलाते थे, और वे लोग उनकी पूजा भी करते थे, क्योंकि ग्रिफिन जागने के बाद पूरी दुनिया पर हमला करके उस पर राज करने वाला था। इधर मार्क अपने दोस्त मेमो और बेकी के साथ अपने भाई थॉमस को बचाने का फैसला करता है, और इसीलिए वो उसी खंडर हो चुकी चर्च के पास जाता है, और चर्च में थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा मिलता है, और मार्क एक्सीडेंटली उस दरवाजे को खोल देता है, जो सीधा उसी दूसरी दुनिया में जाके खुलती है, और अब वे दोनों उस दुनिया में एंटर करते हैं। पर तभी दरवाजा बंद हो जाता है और वे लोग वहीं फंस जाते हैं, और अब मार्क थोड़ा ध्यान लगाता है ताकि वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाए, और मार्क आ भी जाता है, पर मेमो वहीं फंस जाता है। और अब मार्क वापस से उस डार्क वर्ल्ड में जाने के लिए ध्यान लगाता है, पर तभी उसकी मदर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है, क्योंकि वो मार्क को उसके फादर की तरह खोना नहीं चाहती थी। और अब अगली सुबह उसकी मदर दरवाजा खोल देती है, और मार्क फौरन ही उसी खंडर बन चुके चर्च में पहुंचता है, और फिर से वो उस पोर्टल को खोलता है, पर तब तक उसका दोस्त मेमो वहां से जा चुका था, और मार्क वापस रियल वर्ल्ड में आकर बेकी को उस पोर्टल को बाहर से तब तक खोलने के लिए कहता है जब तक वो थॉमस और मेमो को लेकर वापस न आ जाए। और अब मार्क वापस से उस डार्क वर्ल्ड में एंटर करता है, और वो म्यूजिक को प्ले करने लगता है ताकि मेमो उसकी आवाज सुनकर वहां पर पहुंच जाए, पर उस म्यूजिक की आवाज वो मॉन्स्टर सुन लेते हैं, और वो मॉन्स्टर मार्क का पीछा करने लगते हैं, और मार्क अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। और इसी दौरान मार्क की मुलाकात एक शख्स से होती है, और वो शख्स मार्क को छुपा लेता है, और फिलहाल वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। और अब हमें पता चलता है कि वो अनजान शख्स दरअसल मेमो ही था, और वो कहता है कि असली दुनिया का एक दिन यहाँ के 3 हफ्तों के बराबर है, और इतना वक्त काफी था यहाँ के हालात को समझने के लिए। मेमो आगे कहता है कि इंसान इस दुनिया में गुलामों से ज्यादा कुछ नहीं है, और ये मॉन्स्टर इंसानों पर बहुत ही टॉर्चर करते हैं, उनसे अपने काम निकलवाते हैं, और इन्हीं गुलामों के भीड़ में थॉमस भी था। और फिलहाल वे लोग चाह कर भी थॉमस की मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई प्लान या फिर कोई हथियार नहीं था। पर तभी उन्हें एक मॉन्स्टर देख लेता है, और मार्क वहां से भागने लगता है, पर आगे बहुत ही गहरी खाई थी। और अब मार्क अपने आप पर भरोसा करके दोनों की जान बचाने के लिए वहां से कूद जाता है, और वे लोग टेलीपोर्ट होकर रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। उधर दूसरी तरफ ब्लैक टावर के अंदर वो मॉन्स्टर एक इंसान को चुनता है, क्योंकि ग्रिफिन को लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए होता है, और ग्रिफिन उसके अंदर अपने नुकीले नाखून को घुसाकर उसे कंट्रोल कर लेता है। और अब ग्रिफिन से हमें पता चलता है कि उसे मार्क चाहिए था, वो भी जिंदा। उधर रियल वर्ल्ड में डॉक्टर पीटर मार्क के मदर से मिलता है, और उसे कहता है कि आपका बेटा पूरी तरह से पागल हो गया है, और पिएट्रा मार्क को बचाने के लिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने का फैसला करती है, पर मार्क वहां से बचकर निकल जाता है। पर वे लोग मार्क का पीछा करते हैं, और मार्क को पकड़कर उसे बेहोशी वाली इंजेक्शन लगाने वाले ही थे कि तभी एक अनजान शख्स आता है, और वो उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, और मार्क समय रहते वहां से बचकर उस ब्लैक वर्ल्ड में एंटर करता है। और अब हमें पता चलता है कि उसे बचाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मार्क ही था, और ये मार्क वही मॉन्स्टर थे जो कि मार्क के शक्ल में थे। उधर बेकी बहुत ही उदास थी, क्योंकि वो उस पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा ना कर पाने पर उसे यकीन हो जाता है कि मार्क सच में पागल है, और वो अपने घर चली आती है। पर तभी घर के अंदर उसके ऊपर एक कीड़ा हमला कर देता है, और बेकी बड़ी ही मुश्किल से उस कीड़े को अपने शरीर के अंदर जाने से रोकती है। और अब बेकी उस क्रिएचर के बारे में उस किताब में पढ़ती है, और उस कीड़े के बारे में जानकर उसे यकीन हो जाता है कि मार्क सच बोल रहा था। उधर डार्क वर्ल्ड में एक और क्रिएचर ग्रिफिन की सभा में आता है, और वो ग्रिफिन से वादा करता है कि इस बार मार्क वापस रियल वर्ल्ड में नहीं जा पाएगा। और उधर मार्क और मेमो दोनों एक जगह पर कैंप लगाकर सही वक्त का इंतजार करने लगते हैं, और ठीक उसी शाम मेमो को एक मच्छर आकर काट लेता है, और वो मच्छर वापस से उस क्रिएचर के पास जाता है, और उसे उन दोनों की लोकेशन का पता चल जाता है। उधर रियल वर्ल्ड में डॉक्टर पीटर बेकी के पीछे थे, क्योंकि बेकी अब सब कुछ जानती थी, और इसी गुस्से के कारण हमें डॉक्टर पीटर का असली चेहरा नजर आता है, और हम देखते हैं कि डॉक्टर पीटर वही क्रिएचर है जो कि ग्रिफिन के लिए काम कर रहा था। उधर बेकी उस श्रापित बुक को देखती है जो कि गलती से गीला हो चुका था, और इसी कारण उसमें से एक फ्लावर के अंदर से वही कीड़ा निकलता है, पर इस बार वो कीड़ा बहुत ही बड़ा था, और वो वहाँ मौजूद कुछ लोगों पर हमला कर देता है। और अब बेकी उस क्रिएचर को ढूंढती है, पर तब तक वहाँ पीटर भी आ चुका था, और वो बेकी को हिप्नोटाइज करके वापस से ले जाता
जाता है, पर वो क्रिएचर अभी भी लोगों पर हमला कर रहा था। पर तभी वहाँ पेट्रा आती है और वो उस कीड़े को गन से शूट करके मार डालती है। उधर मार्क और मेमो दोनों गुलामों पर नजर रखे हुए थे और उन क्रिएचर को भी ये पता चल जाता है कि मार्क यहीं कहीं नजदीक है और इसलिए वे लोग थॉमस को खदान के अंदर और गहरा ले जाते हैं और मार्क रात के समय उस खदान में एंटर करता है और थॉमस के पास पहुंचता है। पर मार्क थॉमस को लेकर रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था और तभी हमें पता चलता है कि मार्क को यहाँ लाने का ग्रिफिन की एक चाल थी, क्योंकि ग्रिफिन को पता था कि मार्क की टेलीपोर्टिंग पावर इस जादुई गुफा में काम नहीं करती। पर मार्क किसी तरह अपने आप को और थॉमस को उस गुफा से बाहर निकाल ही लेता है और अब इस बात का पता जैसे ही ग्रिफिन को चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मार्क की तलाश में निकल जाता है। उधर रियल वर्ल्ड में बेकी अभी भी हिप्नोटाइज थी, पर पेट्रा पुलिस को लेकर किसी तरह पीटर के घर घुस जाती है और वो श्रापित बुक लेकर बेकी के साथ उसी खंडर चर्च की ओर निकल जाती है। उधर ग्रिफिन थॉमस को कंट्रोल कर लेता है और मार्क को उसके फादर की मौत का जिम्मेदार बताने लगता है, पर मार्क समझ जाता है कि ये सब ग्रिफिन की एक चाल है और वो उसी की को निकालता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और उसकी मदद से वो थॉमस को ग्रिफिन के कंट्रोल से आजाद करता है। और ठीक तभी उसी वक्त बेकी भी उस पोर्टल को खोल देती है और वे सारे लोग ग्रिफिन से बचते हुए रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और अब ग्रिफिन वापस आता है और वो रियल वर्ल्ड में अटैक करने का प्लान बनाता है और उसे मार्क की टेलीपोर्टिंग पावर चाहिए थी ताकि वो कभी भी रियल वर्ल्ड से डार्क वर्ल्ड में एंटर कर सके। उधर दूसरी तरफ पिएट्रा अपने बेटों से माफी मांगती है क्योंकि उसने मार्क पर भरोसा नहीं किया था और उसे पागल समझा और इसी के साथ ये मूवी अगले पार्ट के लिए प्लॉट को सेट करके खत्म हो जाती है। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी थी, पर टेलीपोर्टिंग की पावर आ जाने से लोग कभी भी कहीं पर भी जा सकते हैं और कौन जानता है कि भविष्य में टेलीपोर्टिंग संभव भी हो जाए। पर फिर भी मैं अपनी दुनिया छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होना कभी नहीं चाहूंगा और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।